हेलो स्टूडेंट, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने ऐसे कंडीशन के बारे में अध्ययन किया है जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो दूर दूर, मीन्स और डिस्क्रीट चार्जेस का कंडीशन हो। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस मीन्स जो चार्जेस हो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में हो, मीन्स वो एक दूसरे से अलग, इस पे काउंटेबल हो, उनको काउंट किया जा सके, देखा जा सके अलग अलग, मीन्स डिस्क्रीट उसी को कहा जाता है। तो डिस्क्रीट चार्जेस का केस हमने लिया था, हमने देखा था सिस्टम ऑफ एन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जो भी चीज़ें हमने देखा था। यहाँ तक कि जो डाइपोल हमने अभी अध्ययन किया, हमने डाइपोल के केस में भी देखा था सिस्टम ऑफ टू डिस्क्रीट चार्जेस वेयर देयर एंड वी हैव फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन डिफरेंट सिचुएशंस। आगे के केस में स्टूडेंट एक्चुअली उसका कारण ये है कि अगर हम वास्तविक स्थिति देखें, दैनिक जीवन में जो चीज़ें, जो कंडीशंस होती हैं, तो हमें डिस्क्रीट चार्जेस का केसेस कम ही मिलता है। एक तरह से मानकर चलिए कि नहीं ही मिलता है। वास्तविक जीवन में आप देखेंगे तो जो चार्जेस रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर इन ए लाइन, आप कह सकते हैं ओवर ए सरफेस या ओवर होल वॉल्यूम, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मीन्स जो चार्ज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है। तो इस केस में चार्जेस को हम कैसे कंसिडर करेंगे, चार्जेस का अमाउंट कैसे लेंगे, तो यही आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आगे के केस जो है उसमें हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस से संबंधित चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन केस में स्टूडेंट जनरली हम लोगों को तीन तरह के केसेस मिलते हैं। या तो जो चार्ज होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ओवर ए सरफेस, मीन्स मानकर चलिए जैसे कि कोई सरफेस है और इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द होल सरफेस। अब समझिए, इसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, किसी एक चार्ज को यहाँ पर, जैसे हम लोग अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज भी करना चाहें, सोचिए, तो सिर्फ एक एक चार्ज को यहाँ पर का आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि वो कहाँ पर है, फिर उससे डिस्टेंस फाइंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक तरह से कहें संभव ही नहीं है, क्योंकि ये मेटेलिक सरफेस है और मेटेलिक सरफेस के केस में अंदर जाकर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कहाँ पर है वो। ठीक है, तो बेहतर होता है अगर कंडीशन कुछ ऐसा बन रहा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो ऐसे केस में हम किसी एक पॉइंट चार्ज को ना कंसिडर करके हम इसका कोई एरिया कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा एरिया, और हम ये सोचते हैं कि इसमें कितने चार्ज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई यूनिट एरिया, कोई छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद उसी को जनरलाइज कर देते हैं, मीन्स उसी तरह से हर जगह का कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज देयर इज अ सरफेस ए ऑन व्हिच चार्ज, टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इन दैट केस पर यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसका वैल्यू फिक्स होगा, दैट विल बी अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम पर यूनिट एरिया चार्ज का अमाउंट फाइंड कर सकते हैं और इसको जनरली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसको हम नाम देंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ज का कितना पास पास है, ए एरिया में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज के जो डेंसिटी होगी, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी, उसको ये टर्म डिफाइन करेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि अगर क्यू बढ़ेगा तो देखिए डेंसिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, चार्ज के अगर एरिया बढ़ेगा तो चार्ज दूर दूर हो जाएंगे, मीन्स चार्ज डेंसिटी घटेगी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या बता रहे हैं, चार्ज की डेंसिटी, लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से है, ऑन अ सरफेस। तो इस केस में हम इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसकी हेल्प से अब हम बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे या फाइंड करेंगे। मीन्स जैसे कि मान लीजिए इसका एरिया है ds, तो ds एरिया में कितने चार्ज आएंगे, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। If the charge density is sigma, then the total charge contained in this area ds will be, हम देखते हैं चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इंटू एरिया, मीन्स सिग्मा इंटू ds, इस तरह से कह देंगे। देन अमाउंट ऑफ चार्ज इन दैट एरिया कैन बी डिटरमाइंड इन दिस वे इजली। तो हम इस तरह से आसानी से उस एरिया का चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आगे अगर कोई सरफेस आता है, सरफेस का केस मिलता है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का हेल्प लेंगे और इसकी हेल्प से अब जैसे एक जगह का फाइंड कर लिया, वैसे हर जगह का लेकर जो भी चीज़ हमें जो भी क्वांटिटी डिटरमाइन करना होगा उसको हम
सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट एक केस ऐसा बन सकता है जब चार्ज जो हो थ्रू आउट द सरफेस न डिस्ट्रीब्यूट होके वो अलॉन्ग द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स एक सीधी लाइन में मानकर चलिए इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो थ्रू आउट द होल लाइन। हाँ, एक लाइन में जितने भी चार्ज हो डिस्ट्रीब्यूट हो, ये बहुत लंबी हो सकती है, व्हाट एवर इट कन्वेट्स लेंथ, बट हमें ये पता है कि इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखिए इसमें भी हमें नहीं पता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फिर से हमारे लिए उचित होगा किसी विशेष जगह का चार्ज हमें जानना है तो पहले हमें पता हो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से है, मीन्स डेंसिटी पता हो। तो इस केस में जो चार्ज है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, along द लेंथ। तो हम यहाँ पर जो डेंसिटी फाइंड करेंगे वो पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ डिटरमाइन करेंगे। और ये चूंकि लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको जेनरली हम लोग लैम्डा ग्रीक सिंबल से डिनोट करते हैं। तो फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लें हम DL और कहा जाए कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन दिस लेंथ एलिमेंट, देन वी कैन इजीली डिटरमाइन इट with the help of this linear charge density. We can say that charge will be given by charge density into length. So we can say that the amount of charge contained in this length element DL will be charge density multiplied by the length element DL. So in this way we can also easily determine the magnitude of charge, ठीक है। तो इस तरह आगे के क्वेश्चन में हम भी देखेंगे स्टूडेंट, इसको बस आप ध्यान में रखते जाइए। और इसी तरह से स्टूडेंट एक और केस बनेगा जब जो चार्ज हो वो एक किसी पूरे होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब जो भी चार्ज हो किसी एक जगह ना होके किसी एक लाइन में या सरफेस पर ही सिर्फ ना होके वो 3 डायमेंशनली पूरे वॉल्यूम में हर जगह पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम डिटरमाइन करते हैं क्योंकि चार्ज जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टर्म यूज कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसे केस में सिर्फ चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, क्योंकि जब हम सिर्फ चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज करेंगे तो हमारे मन में वॉल्यूम ही आता है। तो कभी कभी इसके लिए वॉल्यूम विदाउट हम टर्म खाली चार्ज डेंसिटी भी कह देते हैं, तो आपके मन में आना चाहिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगेन इट विल बी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय जनरली रो। तो हम जो है रो से इसको डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिटरमाइन करके हम किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसको आसानी से इसकी हेल्प से जान सकते हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन में स्टूडेंट इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। आगे स्टूडेंट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस आपको पढ़ना है, वैसे एक छोटा सा केस जो है वैसे तो एनसीईआरटी में अभी निकाल दिया, उसमें नहीं है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे देख ले रहे हैं उसको। एक केस है कि ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, ठीक है। कहता है कि मान लीजिए एक चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है, एक रिंग है जो कि चार्ज्ड है और सर्कुलर है, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। इसकी अक्ष पर किसी एक बिंदु पर इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इस केस को सिंपली हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स की हेल्प से। आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस केस में सिंगल चार्ज को कंसिडर करना हमारे मुश्किल होगा, हम जानते हैं, जैसे हमने अभी देखा। तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे
कोई पर्टिकुलर लेंथ लेंगे और उसमें हम देखेंगे छोटा सा लेंथ लेंगे, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस के केस में क्या करते हैं, आप कंटिन्यूअस का जब सम करते हैं तो उसकी जगह हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। लेट इट इज गिवन दैट, यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से नहीं लिखे हैं, छोटे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of uniformly charged circular ring। इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसके लिए जो है हम जानते हैं, चूंकि ये रिंग जो है चूंकि ये रिंग जो है इस पर चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक चार्ज, इसमें से हर एक यूनिट जो चार्ज का जो एलिमेंट होगा, हमें कर सकते हैं उसका जो यूनिट होगा, हर चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिस भी पॉइंट पे। सपोज एट दिस पॉइंट पी, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इस रिंग में हर एक चार्ज की वजह से वहां पे फील्ड आएगी, और जो नेट फील्ड होगी वो हम जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या आएगा, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द चार्जेस। इस पर जितने भी चार्जेस हैं सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम यहाँ पर वेक्टर सम ही होगा, नेट फील्ड। तो हम क्या करते हैं इसके लिए स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए दो लेंथ एलिमेंट लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग टू लेंथ एलिमेंट, मान लीजिए DL इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है DL, एंड दे आर वर्टिकली अपोजिट टू इच अदर, दे आर जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट क्या, अपोजिट टू इच अदर, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू इच अदर है। और लेट रेडियस ऑफ दिस रिंग इज A एंड कंसिडर द टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग इज Q। मान लीजिए टोटल चार्ज इस रिंग पर Q है। इन दिस केस फिर से हम क्या करेंगे, अब कि इतना DL लेंथ की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा चार्ज कितना है, और चार्ज के लिए हमें यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी पता होने चाहिए। तो अगर Q चार्ज पूरे लेंथ पर, पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो पूरे रिंग की लेंथ होगी 2πa, तो इसका चार्ज डेंसिटी जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q डिवाइडेड बाई 2πa। तो ये हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो DL लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, सपोज दैट इज DQ, सो वी कैन से दैट DQ विल बी गिवन बाय लैम्डा इनटू DL, मींस इट विल बिकम Q बाय 2πa मल्टीप्लाइड बाय द लैम्डा, लैम्डा हो गया इनटू DL, ये होगा वैल्यू ऑफ DQ। इतना चार्ज जो है DL लेंथ में रखा है, ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो चार्ज है, मान लीजिए सपोज दे आर पॉजिटिव चार्जेस, पूरा चार्जेस पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और डायरेक्शन होगी क्या होगी, आइए देखते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के एलांग होगी, मीन्स इसको ज्वाइन अगर हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं तो इसी के एलांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड, और ये चूंकि DL है तो हम इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसका मान लेंथ बहुत छोटा सा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत थोड़ी सी आएगी, मीन्स इसको हम डिनोट कर सकते हैं DE से, ठीक है। ऐसे ही इसके जो जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट है, जस्ट अपोजिट वाला DL लेंथ है, इसकी वजह से भी स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, चूंकि ये दोनों देखिए जस्ट अपोजिट है, और इनकी डिस्टेंस चूंकि यहां से आप देखेंगे, मान लीजिए एक्सिस से x डिस्टेंस पे है ये फ्रॉम द सेंटर, और इसका रेडियस है a, तो ये डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस उतनी ही होगी स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
इसको आप चाहे तो आर से डिनोट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, मीन्स दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सेम होगी, मीन्स इसकी भी वैल्यू आएगी डी ई। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो हमें जो नेट फील्ड होगी वेक्टर फॉर्म करके फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको अगर हम रिजॉल्व करें along टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो हम पाएंगे कि देखिए इसके जो कंपोनेंट आएंगे, अगर ये एंगल है थीटा, ये है थीटा, मीन्स इधर का भी एंगल इधर होगा थीटा, ये है थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा डी ई साइन थीटा, इधर आएगा ऐसे ही नीचे की तरफ डी ई साइन थीटा, इसकी वजह से इधर आएगा डी ई कास थीटा, और नीचे वाले की वजह से भी इसका आएगा डी ई कास थीटा। अब देखिए स्टूडेंट हो क्या रहा है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट है ये दोनों जस्ट अपोजिट टू ईच अदर है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा, दे विल कैंसल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो जो नेट फील्ड होगी वो कितना आएगी, डी ई कास थीटा इसकी वजह से, डी ई कास थीटा इसकी वजह से, और ये होगी अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो नेट फील्ड आई 2 डी ई कास थीटा। लेकिन अगर सिर्फ समझिए स्टूडेंट, यहाँ आई 2 डी ई इंटू कास थीटा, लेकिन यहाँ पे समझिए ये जो 2 डी ई आया ये 2 डी एल की वजह से आया। तो अगर हमें टोटल फील्ड ड्यू टू होल रिंग, अगर हमें पूरी रिंग की वजह से फील्ड फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस वी नीड टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन थ्रू आउट द होल लेंथ, मीन्स थ्रू आउट द होल रिंग, और चूंकि एक क्लोज रिंग है तो यहाँ पे हम क्लोज इंटीग्रल बनाएंगे, तो हमें मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। लेकिन यहाँ समस्या ये आएगी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो हम लिए हैं, पहले लेंथ एलिमेंट लिए थे, अगर सिर्फ एक लेंथ एलिमेंट लेते तो इंटीग्रेट करते तो पूरा रिंग आता, लेकिन यहाँ पर 2 की वजह से है, इसका मतलब हम रिंग को 2 बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 है, इसको नहीं लेना पड़ेगा, मीन्स हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 2 हट जाएगा, मीन्स दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल रिंग। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए स्टूडेंट, आइए बहुत आसान है, इसको लिख सकते हैं आप इक्वल टू, देखिए डी ई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से फिगर में देखेंगे, डी ई की वैल्यू हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने निकाल लिया, क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल, क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। अब देखिए क्या स्टूडेंट बचा है, अभी बचा है कास थीटा, तो अभी ए हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, अभी डिस्टेंस का स्क्वायर भी लिखना है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर जो है आर स्क्वायर वो होगा, यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, और अभी देखिए क्या बच रहा है स्टूडेंट, इनटू कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू यहाँ से फार्मूला से फिगर से देखेंगे तो कास थीटा इक्वल टू होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस है एक्स, हाइपोटेनियस है आर, तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई, हाँ ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें है यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादातर चीजें कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। यहाँ पे जो चीज वेरी कर रहा है वो है सिर्फ एल, तो सब बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल बचेगा, इंटीग्रेशन डी एल मतलब समेशन ऑफ होल लेंथ, और वो आएगा 2 पाई ए, पूरी लेंथ का सम कितना आएगा 2 पाई ए। तो हम कह सकते हैं ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये अगर मान रख दे इसमें तो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1 है, ठीक है, इंटू क्यू बाई 2 पाई ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल लास्ट में लिख देंगे, ये है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, देखिए यहाँ पर 1 है वहाँ पर 1/2 मिलाकर हो जाएगा 3/2 इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ dl जो कि कितना है 2 पाई a 2 पाई r होता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। This will be the value of net electric field at point which is present on the axis of a charged circular ring। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। और आप इसको देखिए स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू बहुत दूर हो तो ये फार्मूला आपका और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। x अगर बहुत लार्ज हो कंपैरिजन टू a तो a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो x का क्यूब आ जाएगा जो है 2 से 2 कट जाएगा, x का क्यूब बचेगा। तो ये फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई टर्म तो बच नहीं रहा है? नहीं, एक टर्म बच रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर है x, तो q इंटू एक्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाय इतना, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। और आपको ज़रूरत होगा तो जैसे आप इसी को चाहे देखिए, अच्छा इसी को रिंग को अगर दबा दिए, दबाते दबाते एकदम छोटा कर दिए, सोचिए जरा एकदम छोटा, तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। उस केस में a का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर खाली, तो उसका पावर 3/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x का क्यूब बचेगा, फिर x से x कटेगा तो क्यू बाई एक्स स्क्वायर। देखिए वही फार्मूला आएगा जो पॉइंट चार्ज का आता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके आसानी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है स्टूडेंट, देखिए हो सकता है आपसे पूछ दे फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इस सेंटर पे पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो सेंटर के लिए इसमें कौन सी चीज चेंज होगा, x की वैल्यू। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग द वैल्यू ऑफ x विल बी 0। तो x का मान अगर इसमें 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 0। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि सब की वजह से फील्ड जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो नेट फील्ड आ जाएगी 0। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम आगे के केसेस देखते हैं। अच्छा, हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग जो है अब पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को, उस टॉपिक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो है काफ़ी तरह के प्रश्न भी हल हो जाते हैं और उससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें भी मोस्टली इससे पूछे ही जाते हैं सवाल। तो इस पर हम जो है थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होकर स्टडी करेंगे और जो है 1 बाय 1 चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। इसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम है गॉस लॉ। आपको जो है बुक में कहीं कहीं मिल जाएगा कि ये कैसे डिराइव किया गया है, हालांकि वो रफ आइडिया है, पूरी तरह से उसका डेरिवेशन हम सिलेबस में एक तरह से है ही नहीं, आपको बताना नहीं, कहीं पूछा नहीं जाता। आपको जानना है गॉस लॉ है क्या और इसका एप्लीकेशन, मुख्यतः आपको फोकस इस चीज़ पर करना है। तो आइए हम लोग भी स्टूडेंट वहीं पर चलते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है गॉस लॉ है क्या। इससे पहले स्टूडेंट हम लोग को देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिटरमाइन कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोग कूलम लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग आसानी से वहाँ पर कूलम लॉ की हेल्प से फोर्स फाइंड करते थे और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर लेते थे। लेकिन जो गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ कहते हैं, ये एक अलग तरीका है जो कई सारे केसेस में ज़्यादा आसान पड़ता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने में। तो इसको देखिए हम पहले पढ़ लेते हैं है क्या और फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे आगे के केसेस में। जनरली इसका यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज। किसी तरह का सिस्टम है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है गॉस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कहता है कि ये स्पेशली बताता है स्टूडेंट फ्लक्स के बारे में कि अगर कोई चार्ज है कहीं पर रखा हुआ है, चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ही निकलेंगी। और अगर वहाँ पे कोई एरिया एलिमेंट रखा है तो उससे फील्ड लाइंस पास होंगी। तो
हम वहाँ पे काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। हमने एक तरह से देखा था, रफ आइडिया ये था। तो ये जो है गॉस लॉ बताता है स्पेशली रिलेशन बिटवीन चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज एंड फ्लक्स। ये फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन बताता है। ये कहता है इफ वी एज्यूम इमेजिनरी सरफेस, अगर हम कोई एक सरफेस एज्यूम करें जिससे एसोसिएटेड चार्ज का वैल्यू हो Q। सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं एक सरफेस और इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो है Q, देन गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। ध्यान से समझिएगा, ये जो इमेजिनरी सरफेस हम एज्यूम किए हैं इसको कभी कभी हम गॉसियन सरफेस का भी नाम देते हैं, ठीक है, इसको गॉसियन सरफेस का नाम भी देते हैं। और एक ऐसा है कि क्लोज्ड सरफेस है। हमने देखा ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इस सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस है। तो गॉस थ्योरम में कहता है स्टेटमेंट कि अब देखिए यहाँ पर अगर चार्ज रखा है स्टूडेंट, तो इसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये जो एरिया है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा। तो ये कहता है जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, ये रिलेटेड होता है इससे इनक्लोज्ड चार्ज के, और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1/ε0 इनटू, मींस इतना टाइम्स टोटल चार्ज, टोटल नेट चार्ज भी कह सकते हैं, इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस या दैट सरफेस। ठीक है, फिर से इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे बोलेंगे कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, बाहर की तरफ जाने वाले फ्लक्स की बात करता है स्टूडेंट। हाँ, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस है, हमने इमेजिन किया है, इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, तो आप क्लोज्ड गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू, एक किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, अर्थात उस सरफेस से जितना चार्ज है उसका 1/ε0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ठीक है, इसको हम अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं स्टूडेंट फ्लक्स क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने फ्लक्स जो है फाइंड किया था। आपने देखा था फ्लक्स जो है डी फाई से डिनोट करते हैं जनरली, तो फाई के वैल्यू, डी फाई के वैल्यू क्या था, E.ds, ये आपको याद होगा स्टूडेंट। तो अगर छोटा सा सरफेस हम लेते थे तो उस फ्लक्स को हम डी फाई से डिनोट करते थे, लेकिन अगर एक क्लोज सरफेस, टोटल सरफेस ले रहे हैं, क्लोज सरफेस है, तो इसको क्लोज सरफेस इंटीग्रल से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी गिवन बाय 1/ε टाइम्स Q enclosed by the surface। यही है आपका गॉस थ्योरम इन द मैथमेटिकल फॉर्म। हाँ, आपके एक्सप्रेशन के फॉर्म में यही है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। आइए जो है अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के प्रयास करते हैं कि इसका यूज कर हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो अगर आप देखेंगे, आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि कुछ फार्मूले इसके होते हैं, अगर उसमें फिट बैठ रहा है तब तो इंटीग्रेशन आपका बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर ये आप किसी फार्मूले में बैठा नहीं पाए जिसका इंटीग्रेशन करना है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए इसका यूज करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो हमारे लिए आसान हो, मीन्स इंटीग्रेटेबल हो, हमारे लिए आसानी से हम उसको इंटीग्रेट कर सके, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो कैसे ध्यान रखते हैं, आइए इसको समझते हैं स्टूडेंट। जरा हम लेफ्ट ए ऊपर का इरेज कर देते हैं ताकि हम क्या करने वाले हैं उसके लिए हमें जगह मिले।
अब देखेंगे स्टूडेंट, राइट हैंड साइड तो बहुत आसान होता है, जो नेट चार्ज होगा उसको हम किसी भी तरह से फाइंड आसानी से कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई कर देना है। हमें ध्यान देना है मुख्यतः लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखा जाए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, तो यह है ई मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस इंटू इंटू कास थीटा। तो इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट, समझिए जरा, हमें यह ध्यान देना होगा कि हम कैसे इसको आसान बना सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये है कि अगर कोई यहाँ पे 3 टर्म है, इसमें से तीनों को में से कोई अगर 0 हो जाए तो हमारा काम ही आसान हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए या सरफेस 0 हो जाए या कास थीटा 0 हो जाए। अब समझिए, अगर डी एस ही 0 होगा तो सरफेस ही इसका मतलब नहीं है, तो ऐसा केस तो हम लेंगे ही नहीं कि जहाँ पे सरफेस ही नहीं हो तो हम फ्लक्स कहाँ निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब इसको 0 नहीं लेंगे। हाँ, ये जरूर हम कोशिश करेंगे आइदर ई की वैल्यू क्या हो जाए 0, ऐसा सरफेस का ध्यान रखेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या तो हो 0, या हम क्या क्या कोशिश करेंगे अपना काम आसान बनाने के लिए, या तो हम चाहेंगे कि कास थीटा 0 हो जाए, कास थीटा क्या हो जाए 0, और कास थीटा 0 होने का क्या मतलब है, थीटा कब 0 होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। मतलब हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होने के केस में उनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इंटू एनीथिंग कंप्लीटली 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, हमारा काम बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर सब कुछ 0 ही कर देंगे तो बचे तो क्या हमारे पास, हम कर क्या रहे हैं। हालांकि इसका जरूरत है स्टूडेंट, लेकिन जो है हर समय आप 0 कर नहीं सकते। तो और क्या हम कर सकते हैं आसानी के लिए, एक तरीका ये भी है स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर सरफेस पर यूनिफॉर्म हो, अगर एक ऐसा केस ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो पूरे सरफेस पे, तो ये बाहर आ जाएगा। कास थीटा तो जो है हम ऐसा चुनेंगे कि ये भी कांस्टेंट हो, बाहर आ ही जाएगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट हो, मीन्स थीटा की वैल्यू 0 हो, एक केस लेंगे थीटा की वैल्यू 0 हो, उस केस में कास 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। और उस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ले लें, मीन्स कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस, तो हमारे लिए फिर से आसान हो जाएगा। अब क्या आसान हो जाएगा स्टूडेंट, आप आसानी से देख सकते हैं कि ये अगर कांस्टेंट है बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ds, खाली इतना ही बचा। कितना आसान है, डायरेक्ट हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे आगे जब भी हमें गॉस थ्योरम का यूज करना होगा। तो गॉसियन सरफेस जो है उसको बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब गॉसियन सरफेस बनाते समय इन बातों का ध्यान हमें क्या क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या उस सरफेस पे 0 हो कहीं पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, या ये क्या ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस हो, सरफेस का डायरेक्शन, सो दैट cos 0 becomes 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हो कांस्टेंट। कांस्टेंट होने से क्या हो जाएगा, आसानी से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो ऐसा कैसे संभव है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो हम इससे पहले पढ़े हैं देखें तो होता था =1/4πε0 इंटू Q/r²। अब देखिए जो चार्ज आपका है सिस्टम का, उसको तो आप कम ज्यादा कर नहीं सकते जिसकी वजह से फ्लक्स निकालना है, मतलब Q तो कांस्टेंट है। हम अपनी तरफ से हमको क्या फ्रीडम है, सिर्फ सरफेस, गॉसियन सरफेस चूज करना हमारी फ्रीडम है। तो गॉसियन सरफेस अर्थात तो वहीं पर डिस्टेंस, इस एक्सप्रेशन में गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम फ्री है चुनने के लिए। अब ई अगर हमें कांस्टेंट चाहिए तो क्यू कांस्टेंट है तो हम क्या ले लें, आर कांस्टेंट, अर्थात दूरी
जनरली हम ये कह सकते हैं कि कोई सरफेस अगर कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का सिस्टम है, तो अगर उससे हम सिमेट्रिकल सरफेस उसके अराउंड हम चूज करें, सिमेट्रिकल मतलब हर तरफ से एक समान सरफेस लगे, तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी उस सरफेस पे एक समान होगी। मीन्स उस केस में हम एक कंडीशन अचीव कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सरफेस हमें कांस्टेंट मिले, तो हम आसानी से उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इन बातों का हम स्टूडेंट आगे के कंडीशन में ध्यान रखेंगे कि गॉस थ्योरम जब भी हमें यूज करना हो तो हम कैसा गॉसियन सरफेस बनाए। ये क्या है, ये 3 पॉइंट्स जो हमने लिखा है, ये पॉइंट्स किस लिए बनाए हैं? दीज आर द प्रिकॉशन व्हाइल चूजिंग द गॉसियन सरफेस। ठीक है, दीज आर द कंडीशन विच विल हेल्प टू मेक योर प्रॉब्लम इजी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमने गॉस थ्योरम देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि गॉस थ्योरम में जो गॉसियन सरफेस है उसको ड्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा इरेज करते हैं और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं, इसमें मुख्यतः 3-4 केस है सिर्फ जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको एनसीईआरटी में भी हैं और जो आपको पूछे भी जाते हैं। तो आइए हम मुख्यतः पहले उन्हीं पर ध्यान देते हैं। एक सिंपल सा केस ले लेते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। मान लीजिए एक क्यूब रखा है, सपोज देयर इज ए क्यूब जिसके सेंटर पे एक चार्ज है Q, देन फाइंड आउट द suppose the length of a cube is A, then it is asked sometime that find out the flux passing through each face of this cube। हाँ, प्रश्न समझिए, एक क्यूब है जिसका लेंथ है A और इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है, तो किसी एक फ्लक्स से, किसी एक फेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा। फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स सरफेस। ठीक है, वन ऑफ इट्स फेस। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये चार्ज जो Q है इसके सेंटर पे रखा है और इसके चारों तरफ सिमेट्री है। इसका मतलब जो भी फ्लक्स पास हो रहा होगा हर सरफेस से समान पास हो रहा होगा, क्योंकि सभी सरफेस, सभी फेस इससे समान दूरी पर है, तो सब जगह से समान पास हो रहा होगा। और टोटल फ्लक्स हम जानते हैं पासिंग थ्रू गिवन क्लोज सरफेस कितना होता है। हमने गॉसियन थ्योरम में पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और इससे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है Q, तो टोटल फ्लक्स कितना इससे पास होगा Q/ε0। लेकिन Q/ε0 जो फ्लक्स है सभी सरफेस से मिलाकर सभी फेस से बाहर आ रहा है। तो सिर्फ एक फेस से अगर हम बात करें कितना फ्लक्स पास होगा, तो टोटल फेस की संख्या कितनी है 6, तो एक फेस से कितना पास होगा Q/ε0 इंटू 1/6 मीन्स Q/6ε0। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी ऑफ इट्स वन फेस। हाँ, किसी भी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए कितना आसान था गॉस थ्योरम का यूज करके, लेकिन यही आप कूलम ला लगाते तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इसका हर एक पॉइंट पे डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, आइए स्टूडेंट इसके और भी एप्लीकेशन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान था, एक लाइन का। इसका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, वो ये है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखिए शुरू में ही चर्चा किया है कि गॉस थ्योरम का सबसे ज़्यादा यूज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ही होता है। तो आइए हम देखते हैं, पहला केस जो बुक में आपको मिलेगा वो है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हाँ, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinitely large straight wire।
ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कंडीशन क्या है आप समझ ही गए होंगे, फिर भी इसको आइए हम फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइटली लार्ज है, अनंत दूरी का, अनंत लंबाई का है, ठीक है। इसकी वजह से हमें किसी इसके आसपास ही किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा जाएगा। तो मान लीजिए इस वायर से एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस a there is a point P where we have to determine the electric field due to this whole system of charge। मतलब इस वायर पे जितने भी चार्जेस हैं पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि आगे हम जो है गॉस थ्योरम का यूज करके फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जा कैसे रही हैं, उनका डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए एक पहले अलग फिगर बना लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, जो है अगर मान लीजिए इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो देखिए अगर किसी एक जगह के चार्ज को लें तो इसकी वजह से इसके सीध में जो पॉइंट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम सामने की तरफ जाएगी। अब देखिए इससे अगर थोड़ी दूरी पे, x दूरी पे यहाँ पे चार्ज ले और उतना ही दूरी पे इधर भी चार्ज ले, तो आप देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और दूसरे वाले की वजह से इन दोनों का जब नेट फील्ड निकालेंगे फिर से इधर ही आएगी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ए जो है कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। इसका मतलब आप देखेंगे इसे और दूर पे लेंगे फिर से आएगा, जो नेट फील्ड आएगी इधर ही आएगी। आप देखेंगे हर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किधर जा रही हैं, इस वायर से बाहर की तरफ निकल जा रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ है। इतना तो हमें कंफर्म है। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह बाहर की तरफ है, हर जगह बाहर की तरफ है। अब सोचिए हम अगर इलेक्ट्रिक जो है गॉस थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं, पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कैसा गॉसियन सरफेस ड्रा करें। हमने देखा था कंडीशन, पहला या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, यहाँ तो जीरो है नहीं। अब जो है सरफेस हम कैसा चूज कर सकते हैं, सिमेट्रिकल हमें ध्यान देना है। तो सिमेट्रिकल, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके सिमेट्रिकल सरफेस कैसा होगा, आप देख सकते हैं इसका शेप है इलांगेटेड स्ट्रेट, तो इसके चारों तरफ ऐसा सरफेस जो सिमेट्रिकल हो वो हमेशा होगा सिलेंडर, जो इसको इनक्लोज करे। मीन्स a cylinder having axis on its wire, this wire, इस वायर पर एक्सिस जिसका हो ऐसा सिलेंडर ही सिमेट्रिकल होगा। इसका अर्थ है हुआ जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो एक सिलेंडर होगा और इसको घेरे रहेगा। और चूंकि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इससे पास होने वाला होना चाहिए। सो विल चूज अ सिलेंडर सच दैट इट विल इनक्लोज दिस वायर एंड विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस वायर ना। हमने मान लिया कि एक ऐसा हमने सरफेस चूज किया है गॉसियन सरफेस जो इस वायर को इनक्लोज कर रहा हो और सिमेट्रिकल हो। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम में अगर यूज करना हो तो हमेशा हमें चार्ज का अमाउंट चाहिए। अब इसके अंदर जब भी हम इसके अंदर के चार्ज का अमाउंट जरूरत होगा तो यहाँ तो इनफाइनाइटली लार्ज है, तो हमें वहाँ पे टोटल चार्ज तो दिया नहीं रहेगा। ऐसे केस में हमें दिया रहेगा चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए लेट इट इज गिवन दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है लैम्डा। आइए अब हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। आप यहाँ अच्छा देखिए, अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो गॉस थ्योरम में हम देखते हैं दो साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना होता है फ्लक्स, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए होता है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो है इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस अगर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है यही इसके अंदर है, बाकी लेंथ तो इसके बाहर है। अर्थात इतने लंबाई की लेंथ मान लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज L। तो अगर इसका लेंथ है L और रेडियस सिलेंडर का उस डिस्टेंस के इक्वल ही हो जाएगा, तो उस केस में L लेंथ का जो चार्ज होगा वही हमें चाहिए। तो चार्ज तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अब बचा क्या,
हमें देखना होगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा सरफेस कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये है यहाँ पर सरफेस 1 और 2, ये दोनों प्लेन सरफेस है इसके, टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर। एंड ये जो थर्ड सरफेस है इसको घेरे हुए है, इनक्लोज किए हुए, ये सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। और कर्व सरफेस को मान लीजिए हमने नाम दिया थर्ड सरफेस। तो हमें कह सकते हैं कि गॉस थ्योरम अप्लाई जब हम करेंगे, क्या है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स मास ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 क्यू इंटू क्यू इनक्लोज्ड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे ये क्या है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस। तो यहाँ पे होल में 3 सरफेस आ रहे हैं, मीन्स हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फॉर सरफेस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फॉर सरफेस 2 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फॉर सरफेस 3। ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। और इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फॉर सरफेस 1 अगर हम देखें तो ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी होगी, हम देख रहे हैं इस सरफेस पे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर जगह अवे फ्रॉम द वायर है, और ये जो एरिया का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, मीन्स ई इंटू डी एस इंटू कास 90। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही फॉर सेकेंड सरफेस इसमें भी वही केस बन रहा है, तो सेकेंड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू भी हो जाएगी 0। इसका मतलब बचा हमारे पास सिर्फ एक सरफेस, वो है थर्ड वाला। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले देखिए स्टूडेंट, फॉर थर्ड सरफेस आप देख रहे हैं यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही है ds की डायरेक्शन, मीन्स दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यह हो जाएगा e इंटू डी एस इंटू कास 0, और कास 0 की वैल्यू होती है 1। तो आप देखिए यहाँ पर अगर कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो वैल्यू प्लेस करें तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, e, चूंकि इस सरफेस पे, चूंकि ये सरफेस कर्व सरफेस हर जगह इस तार से समान दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक समान होगी, सिमेट्रिकल है, सिंपल सी बात है। तो e इंटू डी एस जो है बचेगा खाली, क्योंकि कास 0 का मान हो गया 1, इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हुआ है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, Q इनक्लोज। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट। अब देखिए E जो है ये तो कांस्टेंट है, तो A आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ ds, और राइट हैंड साइड में आएगा 1/ε0 टाइम्स इनक्लोज बाय दैट सरफेस। चार्ज कितना इनक्लोज होगा, हम देख रहे हैं इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और टोटल लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है L, तो चार्ज की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू L। तो यह हो जाएगा लैम्डा इंटू L। इस वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ds कौन सा सरफेस है, कर्व सरफेस, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सर्कमफेरेंस इंटू हाइट, मतलब 2πa इंटू L। तो हम इसमें अगर वैल्यू प्लेस कर दें तो यह जाएगा e इंटू 2πa इंटू L इक्वल टू क्या जा रहा है, उस पार आ रहा है लैम्डा L/ε0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, L से L कैंसिल हो जाएगा और E की वैल्यू आपको मिलेगी, E इक्वल टू मिल जाएगा 1/2πε0 λ/a इंटू λ/a। ये आएगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। आसानी से आप देख रहे हैं, निकाल सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही आसान था। ठीक है, इसको इरेज कर देना है, थोड़ा सा इस रिजल्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस रिजल्ट को आप देखें स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा तो कांस्टेंट है, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मींस अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो एक ग्राफ का कुछ नेचर इस तरह से आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर।
ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अच्छा, आगे कुछ और भी केसेस देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट केस हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely large plane surface, infinitely large plane surface। अब की वायर की जगह क्या है, पूरा सरफेस ही है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। मीन्स कुछ इस तरह का केस है, जैसे ये हो गया सरफेस और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये इनफाइनाइटली लार्ज भी है। अब आप कहेंगे कि फिगर में तो आपके इनफाइनाइट लंबा नहीं दिख रहा है, ये इसका तो चारों तरफ आप बाउंड्री बना दिए हैं, कहाँ है इनफाइनाइटली लार्ज? तो हम ये कहेंगे बाउंड्री सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि आपका ध्यान यहाँ पर रहे। हम खाली बनाएंगे नहीं बाउंड्री और हम कह दे देखो ये सीट है, तो कहेंगे कहाँ सीट है? तो इसी के लिए हम यहाँ पर सीट बना दिए हैं, बाउंड्री बना दिए हैं, लेकिन ये है इनफाइनाइटली लार्ज। ये बाउंड्री सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है कह रहा है कि इसकी वजह से किसी आसपास वाले पॉइंट पे, मतलब इसे किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये सीट पूरा पूरा एकदम इनफाइनाइटली लार्ज, लंबा चौड़ा सब इनफाइनाइट है, तो इस सीट पर कहीं तो पॉइंट होगा नहीं, इसके या दाहिने तरफ होगा या इसके बाएं तरफ होगा, जहां पर हमको फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। लेट दिस पॉइंट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सीट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से वही केस बनेगा, चूंकि यहाँ पर जो है इनफाइनाइटली लार्ज है, तो हमें यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ होगा। तो मान लेते हैं लेट इट इज गिवन दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। मान लीजिए इतना दिया है और हमसे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कह रहा है। अब सोचिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस को चूज करना। अब हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस चूज वहां पर करना होता है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां से पास होना चाहिए और कुछ कंडीशन का ध्यान देना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो हो या तो उसके परपेंडिकुलर हो या तो एलान, जो जो कंडीशन दे थे याद होगा आपको। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन लगाने के लिए हमें पहले देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा कैसे रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट फिर से वही वाला केस जैसे हम वायर में देखे थे, आप चेक करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इससे बाहर की ही तरफ जा रही हैं। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम वायर वाला में देख लिए हैं, तो उसी तरह से आप जब वेक्टर सम का कंसेप्ट यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रही हैं। इसका मतलब पॉइंट P पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे बाहर जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब अगर हमें कोई सरफेस ऐसा चूज करना है जो सिमेट्रिकल हो, सोचिए कैसा होगा। अब अगर हम इसको घेरा हुआ कोई सरफेस बनाए तो बहुत समस्या हो जाएगी। अगर हमें कोई ऐसा सरफेस चाहिए जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो, तो हम ये कह सकते हैं सीट से समान दूरी पे जितने भी पॉइंट है सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा, और इसी से दूसरे साइड पर भी जितना पॉइंट है उतना डिस्टेंस पे d डिस्टेंस पर वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगी। तो इसका मतलब ये सरफेस ये हमें इंक्लूड करना है। और दूसरा सरफेस अगर हम कोई ऐसा ले लें स्टूडेंट जो कि इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। देखिए अगर हमें सरफेस को इनक्लोज करना है, क्योंकि हम सरफेस ऐसा चूज करते हैं जिसके अंदर कुछ चार्ज भी आए, मतलब ये सरफेस आर पार जाना चाहिए, कुछ हिस्सा इसका इनक्लोज करना चाहिए, तो आर पार तो आएगा, और आर पार आएगा तो देखिए जो सरफेस तैयार होगा स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, अगर हम एक इस तरह का सरफेस चूज करते हैं, देखिए तो हमें कौन कौन से सरफेस मिल रहे हैं। एक फर्स्ट सरफेस ये इस पर, मान लीजिए आप सिलेंड्रिकल चाहे तो सिलेंड्रिकल ले सकते हैं। सपोज दिस इज अ सिलेंडर व्हिच इज enclosing this seat, some part of this seat,
एंड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सरफेस मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, एक प्लेन सरफेस 1, प्लेन सरफेस 2 और एक थर्ड कर्व सरफेस मिल रहा है जो इस तरह से है, जो ऐसे घेरे हुए है इसको। तो इन तीनों सरफेस में अगर आप एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे ds का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलग है, ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम है। तो ये दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी cos 0 की वैल्यू 1। लेकिन अगर इस कर्व वाले सरफेस पे कोई पॉइंट ले, यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में होगी, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो हो जा रहा है 90। इसका मतलब इसकी वजह से फ्लक्स जो होगा वो होगा 0। तो स्टूडेंट अब अगर हम गॉसियन सरफेस गॉसियन थ्योरम यूज करना चाहें तो देखिए, मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर है A, तो इधर भी हो जाएगा A। तो आइए यूज करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, मतलब टोटल फ्लक्स यहाँ पे 3 सरफेस है, टोटल E डॉट ds यही हमें निकालना है, इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू Q इनक्लोज्ड। अब जो है वैल्यू रखिए, इसको आप देखेंगे ये जो टोटल फ्लक्स है 3 सरफेस से निकल रहा है, एक है E डॉट ds पहला से, एक है E डॉट ds दूसरा सरफेस से, प्लस एक है E डॉट ds थर्ड सरफेस से। 1 सरफेस, 2 सरफेस एंड थर्ड सरफेस कर्व वाला, पहला और दूसरा प्लेन है, तीसरा कर्व सरफेस है। तो अब हम इस तरह से टोटल फ्लक्स को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट आप, तो ये जो थर्ड सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का एरिया ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास बचा सिर्फ ये दोनों। इन दोनों में आप देख रहे हैं ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगी और वो कांस्टेंट होगी। तो E कांस्टेंट है तो E तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब A सरफेस का एरिया और इसका एरिया है A, तो इसको हम लिख सकते हैं E इंटू A, प्लस इसमें भी E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और सरफेस का एरिया हो जाएगा A, तो E इंटू A इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। अब इससे देखिए स्टूडेंट, ये जब पार हो रहा है सिलेंडर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही यहाँ भी है, अर्थात इस सीट का A एरिया इनक्लोज है, तो उसमें जो चार्ज का वैल्यू होगा वो कितना होगा, डेंसिटी इंटू एरिया, मतलब होगा सिग्मा इंटू A। इस तरह से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे A से सब कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 2E इक्वल टू सिग्मा बाई ε0, मीन्स E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2ε0। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसका एक्सप्रेशन बड़ा ही यूनिक है। यूनिक इस मामले में है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट है, इसको हम आगे चलकर यूज करेंगे। अच्छा, डिपेंड ही क्यों नहीं कर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, जितनी भी लाइन इससे निकल रही है सारी की सारी आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आगे जाने पर भी इनके बीच में डिस्टेंस का चेंज होगा नहीं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, मीन्स डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिलेशन नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे के कुछ केस बचे हैं स्टूडेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि क्लास बड़ा बन जाएगा नहीं तो।